Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and here in this session I am back as promised with another session for you for SSC CGL Tier 2 crash course that I am having with you for English language right here. So in this session, as you can see, is this for sentence improvement, and this will be the session 1 for the sentence improvement. So let's begin with this session for today. Now the very first concept, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि हम आपको पूरा ग्रामर सिखा रहे हैं। जी नहीं, जो CGL Tier 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट्स इस पर बार बार आपको पूछे जाते हैं, हम उन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिले और साथ के साथ फ्रेश क्वेश्चंस भी। सो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं वो है यूज ऑफ प्रोनाउन। इसमें पर्सनल, पजेसिव और रिलेटिव प्रोनाउंस के एरर आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो प्रोनाउन का टॉपिक तो बहुत वास्ट है, बट हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक। Now, very first type is inappropriate word or incorrect pronoun used. अगर भाई प्रोनाउन पर्सनल आना चाहिए था, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्टिव केसेस होते हैं, ही, शी, या फिर ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ करते हैं हम? हिम, देम, राइट। पजेसिव होते हैं जो पोजेशन बताते हैं, जैसे हिज, हर। रिलेटिव क्या हो गए? हु, हुम। अभी हम आगे इसको और डिटेल में करेंगे, बताऊंगी मैं, ठीक है। तो अगर होना है ही और उसके जगह लिख दिया हिज, अगर होना है हिम और उसके जगह लिख दिया ही या शी, सो ये एरर जो है वो इनकरेक्ट प्रोनाउन के यूसेज के एरर माने जाते हैं। ऑलराइट, so this is what we are going to discuss. In this error-based concept, the use of pronoun in a sentence is incorrect. तो इसमें इस तरीके का एरर होगा और आपको फिर चेक करके उसको इम्प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर आपको उसका सही जवाब भी बताना है। ओके, see, she should have consulted her physiologist before deciding to go on a trip to a hill station. She should have consulted her physiologist. hers हुआ possession के लिए ना, बिल्कुल सही बात है, पर उसका फिजियोलॉजिस्ट तो हर होएगा ना, हर फिजियोलॉजिस्ट। अब हर और हर्स में डिफरेंस क्या होता है? हर्स जो है वो सेंटेंस के एंड में आता है। दिस बैग इज हर्स, या फिर दिस इज हर बैग। अगर आप नाउन सब्जेक्ट के पहले लिख रहे हो तो हर आएगा, और अगर आप नाउन सब्जेक्ट के बाद में लिखते हो तो फिर हर्स आता है। तो यहाँ पर अगर फिजियोलॉजिस्ट के पहले लिखा जा रहा है तो ये हर्स का यूसेज गलत है, हर होगा। तो हो सकता है आपको यही पार्ट अंडरलाइन करके दे या कंसल्टेड हर्स अंडरलाइन करके दे और आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जाए। सो नंबर 1 पॉइंट, डिड यू अंडरस्टैंड कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल 2. The trainee needs to discuss or share their concerns with the upper level management. The trainee is singular. अगर आप सबको पता है कि trainee कौन होता है तो आप सबको पता है कि ये एक singular subject है। trainee एक ऐसा person जो ट्रेनिंग ले रहा है, जो ट्रेनिंग देता है वो ट्रेनर होता है। ओके, जो ट्रेनिंग देता है वो ट्रेनर, जो ट्रेनिंग लेता है वो ट्रेनी। सो ट्रेनी नीड्स टू डिस्कस और शेयर देयर कंसर्न। भाई अब एक ही ट्रेनी है, ट्रेनीज नहीं, तो देयर क्यों भाई, प्लूरल नहीं। नीड्स टू शेयर हर कंसर्न या फिर हिज कंसर्न विद द अपर लेवल मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे कि हमें क्या पता कि वो मेल है या फीमेल, तो हमेशा मेल्स को प्रेफरेंस दी जाती है। दैट्स वेरी सैड बट या, सो यहाँ पर हम हिज को प्रेफरेंस देंगे। अगर आपके ऑप्शन में हर और हिज दोनों है तो देखना, आप चेक करना कि अंडरलाइन करते वक्त जो चीज़ अंडरलाइन है उसमें कहीं और कुछ गलती होगी, तो आपको चेक करके सही आंसर फिर वहाँ से पिक करना होगा। सो देखा आपने, देखो प्रोनाउन, गलत प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो एरर बन गई है। तो जैसे इस तरह से ये गलत है तो इम्प्रूव करना है। अगर यहाँ पर हिज ही होता तो फिर हमारा आंसर होता नो इम्प्रूवमेंट, बिकॉज दैट वुड हैव बिन करेक्ट। उसको करेक्ट करने की या उसको इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। देखते हैं एक और एग्जाम्पल वी हैव, आई कुड हैव अप्रोच्ड द पिटिशन शेयर्ड विद माई बट आई डिडंट विश टू।
I could have approved the petition shared with me. माई नहीं, अगर माई है तो माई बैग, माई बुक, माई वॉलेट, कुछ तो आगे होता, बट ऐसा कुछ नहीं क्योंकि माई पजेसिव केस होता है और विद के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव. आई जो है सब्जेक्ट के तौर पे आता है, इसलिए हम उसको प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कहते हैं. मी ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस होता है. तो इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है. अब क्यों मुझे ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है वो भी देखते हैं. प्रोनाउन का रूल है पर्सनल प्रोनाउन का कि प्रेपोजिशन के बाद अगर आप कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस का ही होना चाहिए, ऐसा आवश्यक है. फिर से सुनिए, अगर मैं एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउन ही, शी ऐसे कुछ यूज़ कर रही हूँ तो वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा. मतलब ही का हिम हो जाएगा, शी का वो क्या होगा, शी का क्या होगा, हर होगा. ओके, सो इस तरह से आपको वहाँ पर, या फिर आई का मी हो जाएगा. तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, ना कि पजेसिव. तो माई, हर्स, हिज ये गलत यूज़ होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये था पहला कॉन्सेप्ट. अब सेकेंड कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउन का. रिलेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रेफर टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. ये मैंने आपको एरर स्पॉटिंग के सेशन में भी बताया था. ओके, यहाँ मैं आपको और डिटेल में इसका यूसेज बता रही हूँ. और वहाँ भी हमने जो आपको है डिटेल स्ट्रक्चर्स दिए थे. ओके, इन एरर स्पॉटिंग सेशन 2. So it refers to the nearest subject or the noun subjects mentioned in the former part of the sentence. By relative pronoun क्या क्या होते हैं? Who, whom, whose, which, that, whoever, whomever. ये जो सात हैं ये हमारे relative pronouns होते हैं. अब इनसे हमारा एरर कैसे आता है? यहाँ पर who की जगह या तो whom यूज़ हो गया है या which के जगह उन्होंने whoever यूज़ कर दिया है, तो यूसेज इनका इनअप्रोप्रिएट आता है. जबकि जो हमने एरर स्पॉटिंग में करा था, एरर स्पॉटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मिक्स एरर आती थी. दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के वहाँ एरर आती थी. यहाँ पर सिर्फ मैं प्रोनाउन की बात कर रही हूँ आपसे. ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट में आपसे अंडरलाइन करके पूछा जाएगा. तो अगर अंडरलाइन पार्ट में हु के यूसेज गलत है या विच की यूसेज गलत है, सो यू हैव टू अप्रोप्रिएटली पुट इट इनटू यूज. ओके, नाउ यूसेज देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं. हु और हुएवर इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट. हु और हुएवर जो होते हैं वो सब्जेक्ट को रेफर करते हैं. हम किसके लिए यूज करते हैं? सब्जेक्ट के लिए. whom और whomever ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं. जो सेंटेंस में जो देखो, सब्जेक्ट कौन है? जो एक्शन कर रहा है. ऑब्जेक्ट कौन है? जिस पर उस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, आई आस्क्ड माई ब्रदर, तो काम किसने किया? आई, सब्जेक्ट. किस पर रिफ्लेक्ट आया एक्शन का? आस्क का ब्रदर पर, तो माई ब्रदर ऑब्जेक्ट हुआ. सो याद रखिएगा, अगर आपको सब्जेक्ट को रेफरेंस देनी है, आई को रेफरेंस देनी है, तो हु या हुएवर आएगा. अगर आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देना चाहते हो तो हुम या फिर हुम एवर का हम इस्तेमाल करते हैं. हुज का इस्तेमाल होता है पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. जब आप पोजेशन बताते हो, कोई चीज़ किसी को बिलोंग अगर करती है तो. विच का यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स को रेफर करने के लिए. अब मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच के लिए बता रही हूँ जो मैंने खुद मेंशन नहीं किया, मैं आपको खुद बताना चाहती हूँ. विच के साथ एक एक्सेप्शन एसोसिएटेड है. ओके, जो एक्सेप्शन एसोसिएटेड है वो एक्सेप्शन ये है कि विच जो है वो वैसे तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, बट विच लिविंग थिंग्स के लिए भी आ सकता है. विच लिविंग थिंग्स के लिए आता है जब आप चॉइस की बात करते हो. विच ऑफ द टू इज योर बेस्ट फ्रेंड. ओके, जब आप उसको लिविंग के लिए यूज कर रहे हो तो तब आएगा जब आप वहाँ चॉइस या सिलेक्शन की बात करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ only a mother knows which child is hungry or which kid is hungry, तो which. alright,
सो यहाँ पर क्यों आ गया, भले ही मैं लिविंग की बात करूँ, क्योंकि मैं 2 में से या 3 में से बच्चों में से एक की बात कर रही हूँ. सो आई एम एक्चुअली मेकिंग अ चॉइस. So in such a case, we can use which for living beings as well. Okay, this is one such case. ये एक एक्सेप्शन है, प्लीज़ दिमाग में बेयर करके रखिएगा. कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे सी में क्वेश्चन इस तरह का आया है, which is better or the two officers. तो सब चल पड़ते हैं यहाँ पर, who is better of the two. Just wait. Who is better of the two officers? तो ये who को चेंज, जबकि यहाँ पर चेंज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर हम चॉइस करें तो which करेक्ट है. सो डोंट डू दिस. ओके, चलिए मूविंग अहेड. दैट रेफर इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक थिंग, जो कि पहले ऑलरेडी आपने मेंशन कर ली है, तो आप उसको पॉइंट आउट करते हो दैट को यूज करके. या फिर जो सेम, ओनली, नन जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये सेंटेंस में है तो इनके साथ हमेशा यही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो. दैट दोनों के लिए आ सकता है. दैट को आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलराइट, सो ये रहे रिलेटिव प्रोनाउंस. ये हैं हमारे सारे रिलेटिव प्रोनाउंस और उनके यूसेजेस. अब आपको पता है कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हमें कहाँ इस्तेमाल करना है. आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में कि एरर्स इन पर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. एरर्स आर बेस्ड ऑन इनकरेक्ट यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स और प्रोनाउंस. देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, द मैन who stood behind me in the queue at the airport met with an accident. The man whom stood, ये क्या है, एक्शन. एक्शन कौन कर रहा है, ये मैन. तो सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो हम whom क्यों लेंगे, गलत है ना. सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हमें क्या यूज करना था, who का यूज करना था, तो ये करेक्ट होगा. तो अब आपको क्या हुआ, द मैन whom stood. इस तरीके से अगर आपको अंडरलाइन करके स्टेटमेंट दी जाती है, सो द इम्प्रूव पार्ट विल बी who stood behind me. ओके, सो whom के जगह who, और ये who और whom, इनका ही मेजॉरिटी एरर्स जो आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के, इनअप्रोप्रिएट यूज के, वो यही दो प्रोनाउंस के होते हैं. तो प्लीज मेक अ नोट कि ये दो प्रोनाउंस में आपका कंफ्यूजन ना हो. आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे. द रियल फोकस शुड बी ऑन द पॉलिसीज हुज कैन ब्रिंग सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट. कौन सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है, पॉलिसीज. तो पॉलिसीज को रेफर करना है हमें, राइट. सो पॉलिसीज को रेफर करना है जो कि नॉन लिविंग है. हु और whom तो लिविंग को रेफर करने के लिए होते हैं. नॉन लिविंग को रेफर करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, विच. यहाँ पर पोजेशन नहीं है जो मैं whose यूज करूँगी. क्या मैंने बताया, पॉलिसीज का नहीं, मैं बता रही हूँ पॉलिसीज क्या हो सकता है या पॉलिसीज क्या कर सकते हैं. सो विच कैन ब्रिंग और दैट कैन ब्रिंग सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट. सो करेक्ट होगा which और that can bring substantial improvement. यहाँ पर whose का यूसेज गलत है, बिकॉज whose possession बताने के लिए आता है और हमने यहाँ पर कहीं पर भी possession बताने की या एक context जो है सेंटेंस का वो वैसा है ही नहीं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ऑर्गेनाइजर which team won. Now the organizer which team won, वो ऑर्गेनाइजर जिसकी टीम ने जीता है अवार्ड, वो स्पीच डिलीवर करने आने वाला. तो जिसकी टीम, अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, पोजेशन. तो मैं विच यूज नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, हुज. द ऑर्गेनाइजर हुज टीम वन द एक्कलेड ऑफ द ईयर इज अबाउट टू डिलीवर अ स्पीच. सो सी, आप यूसेज किस पर डिपेंड करता है लर्नर्स, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है. अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझ गए, so it will become way easier for you to crack it. You will know कि कहाँ who, whom, whose, which आना है. That is so simple. Until unless you know the usages. और मैंने आपको उनके usages अभी पीछे समझा दिए हैं clearly. वो टेबल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बट उनका यूसेज करना मत भूलें. आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये CGL 2019 का क्वेश्चन है. I don't like movies who has an unhappy ending.
मूवीज़ जो हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, उनके साथ मैं हु यूज़ नहीं कर सकती, दैट्स रॉन्ग. सो आई हैव टू मेक इट एज विच हैव. एरर किस में होगा? मेरा पार्ट बी में होगा एरर, राइट? Which have an unhappy ending. Moving ahead. So here we are with the previous year session question. So it says in order for he to attend the meeting, he needs to prepare exhaustive notes. So as I said that after preposition, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि preposition के बाद अगर personal pronoun है तो वो objective case का होना चाहिए. तो ये he के बजाय क्या होगा? For him. प्रेपोजिशन का यूज़ करेक्ट है, फॉर टू दोनों प्रेपोजिशन करेक्ट है, बट ही का यूसेज इनकरेक्ट है. तो हमें ऑप्शन ढूंढना होगा फॉर हिम टू, दैट्स ऑप्शन बी, दैट इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो ये प्रॉपर्टी याद रखिए. इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एरर्स या इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस बहुत आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन is she couldn't recognize the boy who stole her bag. Who's stole her bag? किसने चुराया? बॉय ने चुराया. तो जिसने उसका बैग चुराया, तो उनकी पोजेशन थोड़ी बताना है. चोरी और उसका पोजेशन ऐसे थोड़ी, इसलिए हुज का यूसेज तो गलत है. हम यहाँ बता रहे हैं कि वो बॉय जिसने उस पर्सन का बैग चुरा लिया है. सो इट विल बी हु स्टोल हर बैग. शी कुडंट रिकॉग्नाइज द बॉय हु स्टोल हर बैग. यहाँ पर हम लिविंग पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हु आएगा. विच का यूसेज भी गलत है. और who stole, okay, so this is the same option right here, so not a problem. It can be that stole or whom stole. Okay, so you can use it that way. वो भी गलत ही होगा. so usage क्या है? who का usage गलत, सही होगा. आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा. यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट की मैं आपसे बात करी थी, रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट की. ओके, ऑलराइट. सो यहाँ जो मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया था पोजेशन का, वो आपको याद रखना होगा. एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 2019 का ही क्वेश्चन है. इसमें लिखा है आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग. हैज़ इस गलत है सबसे पहले तो, क्योंकि मूवीज सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो हैव होगा. और हु का यूसेज भी गलत है क्योंकि मूवीज नॉन लिविंग है. तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? विच हैव. ओके, दैट हैव भी कर सकते थे अगर हैव होता. यहाँ पर हैज़ है. सो विच हैव एन अनहैप्पी एंडिंग, दैट्स द करेक्ट आंसर. लेट्स गो अहेड नाउ. ये हमने डिस्कस कर लिए हैं. आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर. अगला कॉन्सेप्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस का, और यहाँ पर दो पार्ट्स में एक कंडीशनल सेंटेंस होता है. कंडीशनल सेंटेंस आपको ज़रूर से कंडीशन बताता है. नंबर वन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन हो, यहाँ पर जनरली कंडीशन बताने के लिए हम इफ़, व्हेन या व्हेनेवर का इस्तेमाल करते हैं. सो अगर कोई सेंटेंस आपको कंडीशन बता रहा है तो वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा. दो पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला जो पार्ट होगा कंडीशनल क्लॉज होगा, विच कैरीज द कंडीशन. ओके, कंडीशनल क्लॉज में एक कंडीशनल क्लॉज में कंडीशन होती है, और जो उसका रेफरेंस क्लॉज होता है या रिजल्ट क्लॉज, उसमें दूसरा एक्शन या उस कंडीशन का रिजल्ट होता है. सो जैसे इफ़ क्लॉज है अगर, तो वो कंडीशनल क्लॉज माना जाएगा क्योंकि उसमें कंडीशन बताई जाएगी. और रेफरेंस क्लॉज जिसमें उस कंडीशन का या तो परिणाम रिजल्ट है या फिर कोई और एक्शन उसमें बताया गया है. ओके, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ दे अलाउ मी टू एंटर, आई विल अनलीश द फ्लैग. कंडीशन कहाँ है यहाँ पर? इफ़ दे अलाउ मी टू एंटर, अगर वो मुझे अंदर आने देते हैं, आई विल अनलीश द फ्लैग. तो एंटर करने का जो एक्शन है, दूसरा रिजल्ट होगा अगर वो घुसता है अंदर, तो वो क्या है? वो फ्लैग को अनलीश कर देगा. अनलीश करना मतलब खोल देना या खुला छोड़ देना. सो ये कंडीशनल क्लॉज हुआ और ये रेफरेंस क्लॉज हुआ. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. She would purchase the other dress too if she had extra money. अब देखो यहाँ पर रेफरेंस क्लॉज पहले आ गया और कंडीशनल क्लॉज बाद में आया है. सो प्लेसमेंट, कंडीशनल क्लॉज और रेफरेंस क्लॉज की प्लेस से फ़र्क नहीं पड़ता है. आप कंडीशनल क्लॉज पहले रख लीजिए, रेफरेंस क्लॉज बाद में रख लीजिए, दैट विल नॉट हैव मच ऑफ डिफरेंस. बट कंडीशनल क्लॉज में कंडीशन, इफ़, व्हेन, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं ना. ये प्रेजेंट टेंस में था तो हमने प्रेजेंट मॉडल यूज़ किया था. ये पास्ट में है तो हमने पास्ट मॉडल यूज़ किया है. ये भी पॉइंट नोट करने के लिए है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं.
ओके, एग्जाम्पल नहीं है बट हम आपको आगे कॉन्सेप्ट्स में एग्जाम्पल्स बताते हैं। द एरर्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। अब देखते हैं कि कंडीशनल्स जो टाइप्स हैं वो हैं क्या। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस टेबल, और आप इस टेबल को नोट बना के रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहला कंडीशनल टाइप है ज़ीरो टाइप। यहाँ पर रियल कंडीशन एक्सप्रेस होती है और उसका अनअवॉइडेबल रिजल्ट होता है। मतलब ज़ीरो टाइप का मतलब ये है कि उस रियल कंडीशन है, मतलब उस काम की होने की संभावना 100% है। वो एक रियल कंडीशन है, वैसा होता ही है, होगा या हो सकता है वाली कंडीशन नहीं है, वैसा होता ही है। और अगर वो काम होता है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड रिजल्ट है उसका, तो वो भी अनअवॉइडेबल है, वो भी होता ही है। कंडीशनल क्लॉज जो होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है, और रेफरेंस क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। मैं इसका एग्जाम्पल आपको आगे अगले स्लाइड में समझाऊंगी। पहले हम इन सारे कंडीशनल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल क्या है, जो आपको रियल कंडीशन बताता है, और इसमें दोनों क्लॉजेज में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। कंडीशनल नंबर 1 जो फर्स्ट कंडीशनल होता है, उसमें एक पॉसिबल कंडीशन होती है और उसका एक प्रोबेबल रिजल्ट होता है। पॉसिबल मतलब जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता, और उसका अगर वो कंडीशन होती है तो क्या रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट होगा, अगर नहीं होता तो नहीं होगा। तो यहाँ पर एक पॉसिबल कंडीशन बताई जाती है, ऐसी कंडीशन जो कि हो सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है वैसा होता है या होगा, हो सकता है। सो इस केस में कंडीशनल क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, जबकि हम रेफरेंस क्लॉज में विल के साथ बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का। ओके, अब ये दूसरी चीज़ यहाँ फर्स्ट कंडीशनल में याद रखेंगे कि यहाँ पॉसिबल कंडीशन है, रियल कंडीशन नहीं है, पॉसिबल कंडीशन है। और कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा, और रेफरेंस क्लॉज में विल के साथ बेस फॉर्म आती है वर्ब की। सेकेंड कंडीशनल में क्या होता है, इमेजिनरी कंडीशन होती है और पॉसिबल रिजल्ट। इमेजिनरी मतलब काम जो बहुत दूर है, मतलब बहुत कम संभावना है उस एक्शन की होने की। वो जो कंडीशन है वो इमेजिनरी है, उसकी संभावना बहुत कम है वैसा होने की। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ज़ीरो है कि नहीं, हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बट उसकी होने की संभावना बहुत कम है। तो उस केस में आप पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं कंडीशनल में, और रेफरेंस में वुड के साथ बेस फॉर्म आता है वर्ब का। ऑलराइट, ना वुड के साथ बेस फॉर्म आता है क्योंकि यहाँ हम पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, दिस इज सेकेंड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में ऐसी कंडीशन जो एक्सपायर्ड पास्ट कंडीशन है, जो हो ही नहीं सकती, जो समथिंग दैट कैन नॉट हैपन नाउ। प्रेजेंट टाइम में वो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो, आप आने वाले समय की बात नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। जो काम पास्ट में हो चुका है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा होता तो एक्सपायर्ड पास्ट कंडीशन है और उसका पॉसिबल रिजल्ट है पास्ट में ही। ऐसे एक्शंस को हम पास्ट परफेक्ट के थ्रू बताते हैं कंडीशनल में, और रेफरेंस में वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का। वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये बात प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, नाउ हियर अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिखाऊंगी और इसका एक जिस्ट दिखाऊंगी कि कंडीशनल्स को हम और इजी कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ लीजिए, ज़ीरो कंडीशनल में रियल कंडीशन होती है जो कि होता ही है। 1 और 2 जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल है, इसमें पॉसिबल कंडीशंस होती हैं जो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन 1 में तब यूज़ करते हैं जब उस कंडीशन की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, और 2 तब जब संभावना बहुत कम होती है, 3 तब जब संभावना है ही नहीं, ज़ीरो संभावना है, वो काम कभी हो ही नहीं सकता। ओके, कौन सा टेंस यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए टू नोट। इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टेबल में मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ज़ीरो कंडीशनल में 100% पॉसिबिलिटी होती है, वो काम होता ही होता है। देखिए, इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, बहुत सही बात है, अगर आप पानी को हीट करते हो तो वो उबलेगा ही। क्या आप रोक सकते हो? नहीं, ये काम ऐसा है जो होता ही है। तो ये किसी भी समय के लिए सच है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो, कभी भी हो, वो सच ही है।
इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, और दोनों में आपने देखा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। फर्स्ट कंडीशनल जो होता है उसमें पॉसिबिलिटी काम की थोड़ी होती है, 50% पॉसिबिलिटी होती है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इफ़ आई अचीव, कंडीशनल क्लॉज में देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है, इफ़ आई अचीव माई करियर गोल बाय 2021 आई विल थ्रो अ पार्टी। यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म जो कि बेस फॉर्म है। यहाँ मैंने प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया। ये फ्यूचर की कंडीशन है, मैं कह रही हूँ ऐसा हो भी सकता है नहीं भी। अगर मैं अचीव कर लेती हूँ तो पार्टी दूंगी, अगर मैं अचीव नहीं करती तो पार्टी नहीं दूंगी। फ्यूचर की बात है, पॉसिबिलिटी 50% है। सेकेंड कंडीशनल में आप देख रहे हो पॉसिबिलिटी बहुत माइनर हो गई है, 10 to 20% कम है। काम वही है, अगर मैं अचीव करती हूँ अपने गोल को, इफ़ आई अचीव्ड माई करियर गोल आई वुड थ्रो अ पार्टी। अब पास्ट मॉडल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने लगे हो, ये भी फ्यूचर। आप ये मत सोचो कि मैं अचीव्ड और वुड यूज़ कर रही हूँ तो हम पास्ट की बात करें, नहीं, ये बात फ्यूचर की ही कर रहे हैं हम, बट संभावना कम है इसलिए मुझे, क्योंकि पास्ट मॉडल यूज़ करना पड़ रहा है, इसलिए मैं पास्ट सिंपल टेंस भी यूज़ कर रही हूँ। देखो मॉडल, प्रेजेंट मॉडल्स जो होते हैं वो तब यूज़ होते हैं जब किसी काम की संभावना ज़्यादा हो। पास्ट मॉडल्स कब आते हैं, जब संभावना कम हो। तो यहाँ पर जब संभावना कम है तो पास्ट मॉडल आएगा, पास्ट मॉडल है तो पास्ट टेंस भी यूज़ करना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज 0 फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में पॉसिबिलिटी 0 होती है, वो काम होगा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अब इफ़ आई हैड अचीव्ड माई गोल बाय 2020 गया ना, अब क्या मैं उसका कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ उसको, नहीं। तो इफ़ आई हैड अचीव माई गोल बाय 2020, हैड अचीव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने यूज़ किया है यहाँ। आई वुड हैव थ्रोन अ पार्टी, वुड हैव के साथ मैं थर्ड फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशनल की पॉसिबिलिटी एकदम 0 है। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि वो काम होगा अब। सो दिस इज द कंप्लीट जिस्ट दैट आई वांटेड टू टेल टू यू। 0 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल। ओके, नाउ द पॉसिबिलिटीज, मैंने आपको सारे एक्शंस की पॉसिबिलिटी भी बता दी है कि इसकी पॉसिबिलिटी इस तरह से और ये इस तरह से संभव है। Now, let's move ahead। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ error based structures questions। देखिए लिखा, if they will provide me the details I will give the approval। if clause में क्या मैंने आपको कहा था कि हम will यूज करेंगे? जी नहीं। तो सही क्या होगा? if they provide me the details I will give approval। यहाँ present simple और यहाँ will के साथ first verb। ओके, सो प्रोवाइड होगा, विल प्रोवाइड गलत है। याद रखिए कंडीशनल क्लॉज में विल वुड का इस्तेमाल वर्जित है, नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वुड हैव शेयर्ड द फाइल विद हिम इफ ही हैज इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। हैज इन्फॉर्म्ड, मैं कह रही हूँ वुड हैव शेयर्ड, मैं पास्ट की कंडीशन की बात कर रही हूँ जो अब संभव नहीं है। इफ़ ही हैज़ नहीं, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे तो इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। आई वुड हैव शेयर्ड द फाइल, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं यूज करें। ओके, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, इफ वी पुट हैंड ओवर द फ्लेम इट विल बर्न। भाई अगर आप आँख के ऊपर अपना हाथ रखोगे तो वो जलेगा ही, वो 100% सच है, आप उसे नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर 0 कंडीशनल आएगा, दोनों में प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, इट बर्न्स, इट विल बर्न नहीं होगा, इट बर्न्स। तो इस तरह से आपको एरर्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये थे कंडीशनल्स और इस तरह से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नंबर 1, if they had visited the monument they would know its importance better। had visited, past की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो आए होते, मतलब ये मैं 0 थर्ड कंडीशनल की बात कर रही हूँ जहाँ पर संभावना एकदम 0 है एक्शन की। they would know its, अब पास्ट परफेक्ट यूज कर रही हूँ तो would have के साथ थर्ड फॉर्म था ना इसमें, तो रेफरेंस क्लॉज में, तो would have के साथ थर्ड फॉर्म देखिए, would have known its importance।
सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़, अगर सेंटेंस सही है तो आप आंसर लगा सकते हैं, फिर नो इम्प्रूवमेंट। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, आई विल ट्रैवल अब्रॉड इफ़ माई पेरेंट्स विल कम अलोंग विथ मी। अब देखो वापस से इफ़ के साथ क्या आ गया, विल। सो यूसेज ऑफ विल इज इनकरेक्ट हियर बिकॉज कंडीशनल क्लॉज मैंने कहा था विल का यूसेज गलत है। आई विल ट्रैवल अब्रॉड इफ माई पेरेंट्स कम अलोंग विथ मी, बी ऑप्शन करेक्ट है, इफ माई पेरेंट्स कम अलोंग विथ मी। प्रेजेंट सिंपल में यूज करना है दोनों, प्रेजेंट सिंपल में यूज करना है कंडीशनल क्लॉज, और यहाँ पर विल प्लस V1 दैट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चले अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे आज के हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट पर, दैट इज जीरो आर्टिकल। इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा बिकॉज इट इज एक्सीडिंगली इम्पॉर्टेंट। जीरो आर्टिकल का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द होता है, वी ऑल नो दिस, इन 3 आर्टिकल्स का यूसेज ग्रामर में होता है। जीरो आर्टिकल इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पर फ्यू प्लेसेस ऑफ फ्रेजेस there is no article used, no article is used. In simple terms, zero article is equal to no article. Okay? Zero article का मतलब है no article, हम कोई article उनकी जगह पर use नहीं करते हैं। So we use no article here when it comes to zero article. There is no article attached to subjects or phrases. Now I will tell you where there is no article used. I'll let you know about it. प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जीरो आर्टिकल का कि प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स में कोई आर्टिकल नहीं आता है। इन दिस केस जनरली एरर इज आस्क्ड फॉर यूसेज ऑफ ए और एन विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। कहने का मतलब है इनके साथ हम कभी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, एक्सेप्शन जो होगा वो मैं आपको बता दूँगी। एग्जाम्पल देखिए, अ क्लीन वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी लिविंग एंड एनवायरमेंट। अ क्लीन वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल, राइट। अगर अनकाउंटेबल है तो मैं आर्टिकल क्यों लगाऊंगी, कहना एवर से आई नीड अ वाटर, आई कैन से अ वाटर बॉटल क्योंकि वो वाटर बॉटल के लिए है, बट आई कैन नेवर से अ वाटर बॉटल, अ वाटर इज अनकाउंटेबल। सो करेक्ट होगा क्लीन वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लिविंग एंड एनवायरमेंट। सो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं आता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रदर एन्जॉयज प्लेइंग विद गैजेट्स। गैजेट्स प्लूरल सब्जेक्ट है। अच्छा, ए और एन किसके साथ आते हैं, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पर अगर प्लूरल है तो मैं सिर्फ कहूँगी माई ब्रदर एन्जॉयज प्लेइंग विद गैजेट्स, दैट्स इट। प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स को और अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट्स को आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। लेट्स गो अहेड नाउ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीन्स जो हम कॉन्सेप्ट करते जा रहे हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे करेंगे सेशन में भी। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जीरो आर्टिकल के, ओके। लेट्स गो अहेड। So for meals, no article is placed with names of meals. So there is no article when it comes to the names of the meals. We cannot use any articles with them. So example is I have just had a lunch. When I say I have just had a lunch, I cannot use article with lunch because it's name of a meal. So I can never say a dinner, a breakfast, a lunch. That's wrong. So no article with names of meal. It will simply be I have just had lunch. Next is I am not sure, but they might ask us for a dinner. फिर से देखिए a dinner, for dinner correct है instead of saying for a dinner. Alright. So there is no article with names of meals, but there's one point to remember that there is an exception to the above concept. मतलब वैसे तो हम कह रहे हैं कि कोई आर्टिकल मील्स के साथ यूज नहीं होता, बट एक एक्सेप्शन एसोसिएटेड है। If an adjective is attached to the meals, then we use a or an. अगर हम कोई adjective meals के नाम के साथ attach करते हैं, then हमें a और an को use करना पड़ेगा। Example, my friend and his business partner invited us for a lavish dinner at their place. क्यों a lavish dinner? Because यहाँ adjective है lavish.
मैं डिनर की क्वालिटी बता रही हूँ। तो अगर आप एडजेक्टिव अटैच कर देते हैं मील के साथ, फिर आप आर्टिकल यूज़ करते हैं। सो ये एक्सेप्शन प्लीज़ याद रखेंगे और ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। मील्स के साथ वैसे जनरली आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, बट अगर कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है तो आर्टिकल ज़रूर आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I had a light breakfast today. A light breakfast. देखिए ब्रेकफास्ट के साथ फिर से एडजेक्टिव यूज़ किया है लाइट, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल यूज़ किया गया है। नाउ नोट, इफ़ वी स्पेसिफाई द मील, अगर आप मील को स्पेसिफाई कर रहे हैं या उस मील पर एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, तो आप द यूज़ करते हैं। देखिए ए और एंड कब आता है वो मैंने आपको बता दिया। अब द कब आता है मील्स के साथ? तब आता है जब स्पेसिफाई करते हो। द लंच प्रिपेयर्ड बाय माई मदर, कौन सा लंच? जो मेरी मदर ने बनाया था, इसलिए द लंच। सो इफ यू स्पेसिफाई द मील्स देन यू विल यूज अ डेफिनेट आर्टिकल द। लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल, बट मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। वो स्क्रम्शियस, स्क्रम्शियस इज अ सिनोनिम टू डिलिशियस। सो वेरी डिलिशियस और एक्सट्रीमली डिलिशियस कहने के बजाय आप कह सकते हैं स्क्रम्शियस। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। द ब्रेकफास्ट दैट आई प्रिपेयर्ड, कौन सा ब्रेकफास्ट? जो मैंने अपने भाई के लिए बनाया था वो ब्रेकफास्ट, इसलिए द ब्रेकफास्ट। द ब्रेकफास्ट दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर माई ब्रदर वॉज नॉट दैट टेस्टी। ओके, बिकॉज आई एम नॉट दैट अ गुड कुक, उतनी अच्छी कुक नहीं हूँ मैं। सो अगर आप स्पेसिफाई करते हैं मील्स को तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। जनरली नो आर्टिकल, अगर एडजेक्टिव है तो ए और एन लगा सकते हैं, और स्पेसिफाई कर रहे हैं तो द लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट्स, स्कूल या यूनिवर्सिटी के साथ नो आर्टिकल इज यूज। यू डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। देखिए एग्जाम्पल, शी इज प्लानिंग टू लर्न एंड मास्टर अ जर्मन। जर्मन क्या है? लैंग्वेज। तो आर्टिकल नहीं लगाना है, इट विल जस्ट बी जर्मन। सो लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। क्रिकेट इज अ स्पोर्ट्स ऑफ जेंटलमैन, क्रिकेट के साथ भी देखिए कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। नीदर एम आई इंटरेस्टेड इन साइंस नॉर इन मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट्स के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। They are at school or university, कोई आर्टिकल नहीं लगा। I will not say they are at a school or university, okay? But यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो ज़रूर देखेंगे, that is important। देखो सिंपल सी बात है, इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना है। लेकिन एक्सेप्शन ये कहता है अगर रेफरेंस दी जाती है टू प्लेसेस लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटी, रेस्टोरेंट, होटल, टेम्पल, चर्च, अगर आप इन सबको कोई रेफरेंस देते हैं प्लेस को विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज दैट आर नॉट द यूजुअल एक्टिविटीज फॉर दैट प्लेस, द इज यूज्ड। मतलब भाई रेस्टोरेंट जाने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? खाना खाना, एंजॉय करना। अगर होटल जाके आप किसी को घर की चाबियां दे के आ रहे हो या होटल में मीटिंग करने जा रहे हो, तो वो उसका क्या है? प्राइमरी पर्पस नहीं है होटल का या रेस्टोरेंट का। चर्च प्रे करने जाते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड को मिलने जा रहे हो चर्च में, तो वो प्राइमरी पर्पस नहीं है। तो अगर आप यूजुअल काम के लिए यहाँ जाते हो, दैट्स डिफरेंट। आई वेंट टू चर्च टू ऑफर प्रेयर, आई वेंट टू चर्च टू ऑफर प्रेयर। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं आएगी, क्योंकि चर्च जाने का पर्पस होता है प्रार्थना करना। बट अगर आप कहते हो आई वेंट टू चर्च टू मीट माई फ्रेंड, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगी और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आई वेंट टू द चर्च टू मीट माई फ्रेंड, क्योंकि ये प्राइमरी पर्पस नहीं है। तो यूजुअल एक्टिविटी के अलावा अगर कोई काम हो रहा है तो द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल टू हैंड ओवर हर बैग। यूजुअल पर्पस इज टू ऑफर प्रेयर, टेम्पल जाने का जो यूजुअल पर्पस होता है। तो अगर आप यूजुअल पर्पस से हट के कोई काम करते हैं तो वो लेगा डेफिनेट आर्टिकल द फॉर द प्लेसेस लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटीज, टेम्पल और एनी अदर थिंग। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने आपको आज जो एक्सेप्शंस बताए हैं इसका और जो मील का एक्सेप्शन, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोबारा देखिए तो पीछे जाइए, दोबारा से इसको देखिए, बट इसको दिमाग में सेट कर लीजिए और इसके एरर्स भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब मुझे आपको कुछ फ्रेजेस बताने हैं जिसमें आर्टिकल नहीं आता है और हम बाय मिस्टेक आर्टिकल यूज़ कर देते हैं. देयर आर मेनी फ्रेजेस दैट यू गेट कन्फ्यूज व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल. देखिएगा, बाय कार, बाय बस, बाय मैसेंजर, ऑन फुट, कोई आर्टिकल नहीं आता. कभी मत कहिएगा बाय अ कार, बाय अ बस, दैट्स रॉन्ग. ऑन अर्थ, इन डेंजर, ऑन दी अर्थ, ये गलत होता है. जबकि अर्थ के साथ द लगता है, वी अग्री, बट इस केस में हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. अगेन अ पॉइंट टू नोट, इट्स इंपॉर्टेंट. इन डेंजर, इन अ डेंजर नहीं होता. इन हेस्ट, बाय हार्ट, एट वॉर, इन प्लेस ऑफ, इन रिगार्ड. सो ये कुछ कॉमन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और इनके साथ आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. ओके, दिस इज एन important point to note. Moving ahead, I am going to give you a few more exceptions to this. But if there is a word or phrase that modifies the noun, an article is placed. जैसे मैंने कहा by car, बाय बस. अभी यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, कोई फ्रेज नहीं है जो मेरे सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, तो मुझे आर्टिकल नहीं लगाना है. बट अगर मैं कहती हूँ वी ट्रैवल टू भोपाल इन अ ब्लैक कार, तो देखो ब्लैक मॉडिफाई कर रहा है इसलिए आर्टिकल. और यहाँ पर आ गया इन अ ब्लैक कार. या फिर आई हैड थॉट ऑफ गोइंग टू ऑफिस इन अ ब्लू बस, तो अगेन यहाँ पर एक और वर्ड है उसको मॉडिफाई करने के लिए. तो अब आप आर्टिकल लगा सकते हो. अगर तो कोई वर्ड या फ्रेज है उसको मॉडिफाई करने के लिए, तब आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हो. अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये किसके लिए है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हुई है अभी, और उस केस में प्रेपोजिशन भी बदल गई है, वो इन हो गया इंस्टेड ऑफ बाय. ओके, ये भी पॉइंट आपको नोट रखना होगा. सो दिस वॉज अनदर एक्सेप्शन. तो आज हमने बहुत सारे एक्सेप्शंस करे हैं रूल्स से रिलेटेड. ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू मेक नोट ऑफ ऑल दिस. Moving ahead, let's have a look at the questions to practice. To write a poem, I need a pen, a diary, and also quiet place. Also, quiet place, एक शांत जगह चाहिए ना, तो वो भी तो a quiet place होगा. So I also a quiet place. देखो ये quiet place गलत है, इसका मतलब शांत नहीं होता, इसका मतलब होता है enough. तो इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा. आंसर इज ऑप्शन सी. ऑल्सो अ क्वाइट प्लेस, मुझे एक शांत जगह की जरूरत है. अब आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन है हमारे पास. दे गेव मी नो इन्फॉर्मेशन दैट दे आर कमिंग ऑन द फुट. मैंने अभी कहा ऑन फुट में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है. ये कॉमन फ्रेजेस हैं जिनका कंफ्यूजन हमें होता ही है. सो इट विल बी कमिंग ऑन फुट. ऑप्शन सी, दैट्स द करेक्ट आंसर. We have one more question. The economy of our country is in a danger as the impact of pandemic is debilitating all its aspects. भाई हमारी कंट्री डेंजर में है, तो is in a danger, मैंने आपको कहा था in danger होता है, in a danger नहीं होता है. So is in danger, ऑप्शन ए एकदम एप्ट है और करेक्ट है. So इस तरीके के एरर्स आप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में. देखते हैं क्या हमारे पास और क्वेश्चन है. जी नहीं. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और इस तरह से आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है पर्टेनिंग टू दीज पर्टिकुलर थिंग्स जो हम आपको सिखा रहे हैं. आज के सेशन में बहुत सारे रूल्स और एक्सेप्शंस थे, तो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ें. अगर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है तो पीछे जाकर वापस से उनको रिवाइज करें. सो आई विल टेक अ लीव नाउ राइट हियर. आई एम कॉलिंग इट अ डे नाउ. I want you to practice this and let us know how did it go for you. Thank you so much. I will see you in the next session. So keep learning and growing and keep practicing. Thank you so much.